सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। सर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाले से तो हमने आपके काफ़ी इंटरव्यूज और आपसे मुलाकातें रही हैं। अभी सर आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आई है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो मेरा ज़्यादातर सवाल उससे बारे में होंगे। सर, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है जब हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आता है? देखिए जी, बिगेस्ट चैलेंज तो हमारा वहाँ पर ये था, और अभी तक हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया, कि वहाँ पर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो वाहिद यूनिवर्सिटी थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी थी HEC की, जो पिछले साल इंट्रोड्यूस हुई थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर ली थी। और हमारी ये कोशिश में मसरूफ़ थे कि भाई हम वो नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी लागू हो, और इसी तरीके से हमारे अंदर कैंपस में। और ख़ुसूसन जो मुश्किल थी हमें वो ये थी कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं BA के, उनको किस तरह हम अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि नई पॉलिसी, जो नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी है, उसमें हमने सेमेस्टर सिस्टम के तहत एक डिफरेंट कोर्स पढ़ाना है जिसमें एसोसिएट डिग्री देनी है, और फिर 5वें सेमेस्टर में हमने बच्चों का एडमिशन लेना है और कंटिन्यू करना है पूरे 4 साल के ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे जो है ना, लगा कि भाई अभी हम पंजाब यूनिवर्सिटी इसके लिए तैयार नहीं है कि हम जो है नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी इसी साल अडॉप्ट कर लें। तो मैंने अभी एकेडमिक काउंसिल से इसकी इजाज़त लेनी है, अभी सिंडिकेट से इजाज़त लेनी है, लेकिन एक बुनियादी फैसला किया है कि हम अडॉप्शन ऑफ द न्यू अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी को 1 साल के लिए और डिफर करेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकें। और अगर हम अगले साल अडॉप्ट करें नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी को, तो तब हम पूरी तरह उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा और बड़े चैलेंजेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उनकी तरफ भी मैंने तवज्जो देनी शुरू कर दी है। एक बड़ा चैलेंज जो है वो उनकी हॉस्टल्स का है, कि हॉस्टल्स में अमन व अमान रहना चाहिए। हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स जो इस वक्त के करंट स्टूडेंट्स हैं, उनकी ही रेजिडेंस होनी चाहिए, किसी और की रेजिडेंस नहीं होनी चाहिए। तो वो भी मैंने देखना शुरू कर दिया है। देखिए, ये मामलात जो होते हैं ना जी, ये मुश्किलात ओवर टाइम क्रिएट होती हैं। ये नहीं था कि कल अच्छा था आज खराब हो गया। ये ओवर टाइम ग्रेजुअली जो है इसमें मुश्किलात आई हैं, और हम एक स्ट्रोक में उसकी बेहतरी भी नहीं ला सकते। हमने ग्रेजुअली रिफॉर्म्स इस तरह की लानी है कि जिसमें हम वो ख़ास तौर पे जो हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं वो हम हल कर सकें। उसमें एक पॉलिसी मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रेजुअली हम कर सकेंगे कि हम एक ID कार्ड जो है वो कंपलसरी करेंगे, जो हर स्टूडेंट ने अपने गले में पहना हुआ हो, और वो RFID ID कार्ड हो कि अगर वो हॉस्टल रेजिडेंट हैं तो उस कार्ड में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो हॉस्टल के प्रेमिसेस में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कैंपस के स्टूडेंट हैं तो वो कैंपस में हो सकेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैरियर जो है वो हम दोबारा से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ताकि जो आमदोरफ्त है गैर मुतल्लका लोगों की, वो जो है वो ख़त्म हो पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो बड़े गंभीर मामलात हैं, और मैंने अभी इसको देखना शुरू किया है। मेरी जो अप्रोच है थोड़ी मुख्तलिफ है, कि मैं बड़ा हैंड्स ऑन वाइस चांसलर हूँ। आप लोगों ने जो मुझे देखा काम करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज में भी, उधर भी आपको अंदाज़ा होगा कि मैं हर मामले में पूरा एंगेज होता हूँ, स्टूडेंट्स के मामला, फैकल्टी के मामला। अच्छा सर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 90 के करीब सोसाइटीज़ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरह तकरीबन आधी दर्जन के करीब यूनियंस हैं। सोसाइटीज़ के रोल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा होता है। दे आर मोर सोशल, उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बड़े एक पैटर्न से होती है। बट यूनियंस का कुछ अनफॉर्चुनेटली रोल वो नहीं रहा जो पहले किसी ज़माने में होता था। लीडरशिप तो दूर की बात है, अब तो सिर्फ फसादात होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो सर, क्या कोई ऐसा मॉडल है आपके जहन में कि जो आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे ये जो सोसाइटीज़ वाला इम्पैक्ट फैक्टर, अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर GC में पड़ा है, इसी तरह जो यूनियंस है पंजाब यूनिवर्सिटी की वो भी ऊपर आए?
जी देखिए जी, मेरे ख्याल में और मैं अपने वसी तजर्बे से, मैंने उस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट होता था, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जी स्टूडेंट होता था, लाहौर में यहाँ पे स्टूडेंट होता था उस वक्त, जबकि यूईटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है बहुत एक्टिव होती थी। जी तो जी मैं उस एक्सपीरियंस से, फिर मैं जी पिछले 30 साल से हायर एजुकेशन सेक्टर में मौजूद हूँ, पाकिस्तान के जी हालात देखता हूँ, समझता हूँ। मैं इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए बड़ी समझ बूझ के जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि हमें स्टूडेंट्स यूनियन बहाल कर देनी चाहिए। ओके हमने ये जो सुप्रेस किया हुआ है ना सारों को, इसकी वजह से ज़्यादा टॉक्सिटी पैदा हो रही है। इसकी वजह ओके से प्लेटफॉर्म वो वाले इस्तेमाल हो रहे हैं कि जिनको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है, ओके यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लिए। अगर हम बच्चों को जिम्मेदारी दें कि वो अपनी पार्टी बनाएं और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन करें, और अमन व अमान की जिम्मेदारी भी इस बिना पे लें कि वो इक़दार में हैं इस वक्त, हम्म और तालीमी इदारों में एक माहौल इस तरह का पैदा करें कि अगर दो पार्टीज भी हैं तो वो खाली डंडे मारने की या वेपन कैरी करने की पॉलिटिक्स से जीत ना रहे हों इलेक्शन, बल्कि सही हम जमहूर में ये शऊर हो कि वो फैसला कर सकें कि पार्टी ये वाली को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन का हक देना है या ये वाली को देना नाइस है। इसके पीछे जो जी बड़ी जी सोच है वो ये है कि जब आप स्टूडेंटशिप के दौरान बच्चों को ये मौका दे रहे हैं कि वो इस तरह की कायदाना सलाहियतों को सामने लेकर आए, अपने असातिज़ा की निगाहों के सामने, हमारी तरबियत के साथ, हमारे डिसिप्लिन के साथ, तो हम एक ऐसी जनरेशन अपने लीडर्स की तैयार कर रहे हैं कि जो कल को जिम्मेदारी के साथ जो है इस जमहूरियत को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। क्या है जी कि हमने बिल्कुल वो वो जो ट्रेनिंग हम देते थे तालीमी इदारों में, हमने वो देनी बंद कर दी है। जी सियासत करना, सीटें जीतना एक कारोबार बन गया है। जो ट्रू वोट लेने जाते हैं उनको मुख्तलिफ, कभी बरादरी का, तो कभी इलाके का, कभी जुबान हम्म का, वो सब चीज़ें इस्तेमाल करके जमहूर से वोट मांग रहे होते हैं। जबकि जो कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं उसमें हम जमहूर की तालीमी इदारों की मदद से इस तरह की शऊर आगही पैदा करना चाहते हैं कि वो कल को बेहतरीन लीडर जो हैं वो चूज कर सकें। अच्छा सर, अभी रिसेंटली आपने इमरान खान साहब को बुलाया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिसके ऊपर बहुत सारे इतराज़ात उठे, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नर पंजाब एक कन्वोकेशन में गए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे उन्होंने इस फैसले की तायद की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए ताकि खला जो है एक पॉलिटिकल लीडरशिप का और जो स्टूडेंट्स का, वो ख़त्म हो, चीज़ें क्लियर हों। तो सर कुछ इस फैसले के ऊपर थोड़ी सी वजाहत देंगे कि आपका क्या लॉजिक थी, क्या बैकग्राउंड थिंकिंग थी इतना बड़ा फैसला लेने के ऊपर? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल, जो बुनियादी सोच है उसको समझ लीजिए, और मैंने जी वो बात एक तरह से करनी शुरू कर दी है। जमहूरियत के हम कायल हैं, हम इस बात के कायल हैं कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जी जी अवाम को ये शऊर और फहम होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने कायदाना कायद की सिलेक्शन कर सकें, जी जी इलेक्शन में हम्म अच्छे तरीके से हिस्सा ले सकें। तो हमने किस तरीके से वो शऊर व आगाही पैदा करनी है कि हमारा जमहूर जो है वो उन लोगों को वोट दे कि जो जेन्युइनली सिंसेयर हैं इस कॉज से हम्म कि नेशन बिल्डिंग करनी है, इकोनॉमी को बेहतर हम्म करना है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा लाना है, जुडिशियल सिस्टम अच्छा लाना है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ करनी है, जो अच्छी सोसाइटीज के जो है बिल्कुल निशानदेही करती है। जब तक आपकी अवाम में वो शऊर, वो आगाही नहीं होगी, हम कभी भी ऐसे कायद तलाश नहीं कर पाएंगे कि जो जेन्युइनली मुखलसाना तौर पे इस मुल्क की क़यादत करेंगे। अच्छा, अब बिल्कुल बताइए, शऊर और आगाही की तरबियत किसकी जिम्मेदारी? क्या वो हम्म जिम्मेदारी हम छोड़ दें जो हमारी गली के मस्जिद के मुल्ला हैं उन पे छोड़ दें, या वो जिम्मेदारी छोड़ दें उस सियासतदान में
पे कि जो सिर्फ जब वोट का वक्त आता है, इलेक्शंस का वक्त आता है, उस वक्त तो जमहूर के दरमियान आके बैठता है, एक्सप्लॉइट करता है उनकी ज़रूरियात को, उनकी सोच को, या हम शऊर व आगाही की जिम्मेदारी तालीमी इदारों को देंगे। अगर हम तालीमी इदारों को देंगे वेरी तो नाइस। आज की जवान कौम जो है उसमें ये हौसला होगा कि वो हर किस्म के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को सुनेगी, डिसएग्री भी करेगी तो हम उनको उनके सर पे हाथ रख के कहेंगे कि तमीज से बैठकर सिविलाइज लोगों की तरह इनकी बात सुनो, बिल्कुल ठीक। जी और फिर अपने फैसले बिल्कुल सुनाओ कि सही। तुम इनसे एग्री जी करते हो या दूसरी पार्टी से एग्री करते हो। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी सोच ये है जी कि हमने हर किस्म के लोगों को मौका देना है कि वो आकर इंटरेक्ट करें हमारे एक मिनट, हमारे हमारे हमारी यूथ से। हम अपनी यूथ को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। जी ठीक है। इकबाल हम जी और तालीमी बिल्कुल। इदारों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ जो जिस इदारे की है वो जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। अगर यहीं पे हमने दरवाजे बंद कर बिल्कुल। दिए और बच्चों से कहा ना तुम जी स्टूडेंट यूनियन में जा बिल्कुल। सकते हो, ना तुम मजमा इकट्ठा कर सकते हो, ना तुम कल्चरल शो कर सकते हो, तो फिर क्या होगा? लसानी बुनियादों पर ही ग्रुप्स बनेंगे और वो बगैर किसी सोचे समझे कि क्योंकि वो जो है ना एक ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं तो वो दूसरे ग्रुप से हर वक्त जो है गुत्थम गुत्था रहेंगे। तो सही। हम अपने हाथों से जी अपनी कौम का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं उनको स्प्रेस करके। हमें उनको आज़ादी देनी चाहिए। शुरू में हमें प्रॉब्लम्स होंगे। मैं एक प्रोफेशनल वाइस चांसलर हूँ। मैंने सारी जिंदगी के बेहतरीन इदारों में पढ़कर फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ। मेरे जी दिन का कोई लम्हा, चाहे वो वीक डेज हो चाहे वो वीकेंड हो, इसके बगैर नहीं गुजरता कि मैं किस तरह कोई ऐसा काम कर दूं कि जिससे हमारे तालीमी इदारों में बेहतरी आ जाए। हमें हमें इस तरह का जज्बा चाहिए तालीमी इदारों में, नहीं तो हम इसी तरह चक्कर खाते रहेंगे। कभी कोई आएगा तो हमें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, कभी कोई आएगा हमें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। हमने अपनी अवाम में, अपनी जवानों में शऊर पैदा करना है। और जो मैंने ये प्रोग्राम किया था जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, वो इसी मकसद, इसी बुनियादी सोच को सामने रखते हुए किया था। और मैं इसमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं बल्कि मैंने किसी फोरम पे ये पहले कह चुका हूँ कि मैंने इमरान खान से पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाया था और उन्होंने आमदगी का इजहार भी किया हमसे, लेकिन क्योंकि उन्हें किसी वजह से एक न्यूयॉर्क जाना था, सिक्योरिटी काउंसिल की जो डेट्स थी उनकी वो क्लैश हो रही थी हमारे से, तो वो उन्होंने माजरत की हमसे। तो हम तो बड़े ओपन माइंडेड मैनर में जो है ये इख्तियार ले रहे हैं, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने इन जवानों को आगाही देनी है। हमने इन जवानों से कल का कायद कोई निकालना है अच्छा, कि जो हम फख्र से कह सकें कि हमने रोल प्ले किया था तालीमी इदारों से। तो आज ये देखिए हमारे मुल्क में कितने बेहतरीन कायद मौजूद हैं, हर तरफ के कायद मौजूद हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो क्या अब हम जब फ्यूचर कायद में का देख नाम सकते हैं, लिया जाए, जी 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 जी, फ्यूचर में क्या हम कोई पॉलिटिकल डिबेट्स भी देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर? क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये बहुत अच्छा एक किस्म का फिनोमेना होता है जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स आके बैठते हैं। यू टेक इट हार्वर्ड, यू टेक इट एमआईटी, तो जी वहां पर प्रॉपर सिटिंग्स होती हैं, जी स्टूडेंट्स जी, डिस्कस करते हैं इश्यूज और लर्न करते हैं। तो क्या हम भी ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा होगा? बिल्कुल। मैं आपसे वादा करता हूँ, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे व्हेन election would be nearing us, I will organize a political debate in Bukhari Auditorium at Government College University Lahore, और मैं वेरी नाइस। खुद उसे मॉडरेट करूँगा। मैं वेरी पहले नाइस। से उसके असूल व जवाबित पहले से दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियों को दूंगा और उनसे कहूंगा कि देखिए इस तरह, और पहले से हम एग्री करेंगे कि किस किस्म की सिविलिटी के साथ, किस किस्म के डिसिप्लिन के साथ हमने डिबेट करनी। और हम
उनके बेहतरीन माइंड्स को बुलाएंगे। अगर कोई इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आपका जो बेहतरीन आपकी पार्टी का माइंड है जो इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन कर सके, वो हमारे पास है। अगर हम कोई जी जुडिशल सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम या और कोई मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी है, हम इस तरीके से 4-5 डिबेट्स ऑर्गेनाइज करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, उसको लाइव टेलीवाइज करेंगे, और ना सिर्फ हमारे अपने स्टूडेंट्स उस बड़े हॉल में बैठकर उस डिबेट को सुनेंगे, उसमें शामिल होंगे, बल्कि हम ऑनलाइन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर उनसे भी उनके ओपिनियन लेंगे। देखिए, वेरी ये नाइस। हमारी एक छोटी सी बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन होगी, और खाली एक फोरम से, ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन से मसले हल होने वाले नहीं हैं। हमें बहुत से लोगों को ये जो है ना, इस तरह की ब्रेव बोल्ड अप्रोच अपनानी होगी। जो मुझे जो जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस इवेंट के बाद, मुझे उसमें कोई पछतावा नहीं है। मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे कि मैंने इस तरह की बोल्ड अप्रोच ली, और अल्टीमेटली जैसे आप खुद कह रहे हैं, पीपल आर कमिंग टू रियलाइज द ट्रू सेंस ऑफ दैट इवेंट। हाँ, उस इवेंट में अगर मैंने उसे सेल्फ ऑर्गेनाइज किया होता तो मैं पहले से उसके पैरामीटर्स डिफाइन करता। मैं स्पीकर को बताता कि देखिए, आप ये बात कर सकते हैं, ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मकसद नहीं। मैंने वो खुद इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था, किसी और ने इवेंट किया था। हमारी जो रेलेवेंट सेक्रेटेरिएट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें लिखकर इस बात की हदायत की थी कि हम वो इवेंट कर सकते हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड उस इवेंट के होस्ट थे, उन्होंने सारा खर्चा उठाया। मैंने 3 शराइत उन पे लगाई थी, और वो तीनों शराइत उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मानी थी। मैंने कहा कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लहराएगा, और तीसरी बात मुझे याद आ जाए, हाँ, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमने 1 पैसा भी खर्च नहीं करना इस इवेंट। उन्होंने ये तीनों बात अगले ही सांस में एक्सेप्ट कर ली। और कोई पॉलिटिकल पार्टी का नारा, कोई पीटीआई जिंदाबाद का नारा आप मुझे दिखा दें, 1000 लोग वहां फिल्मिंग कर रहे थे, मुझे बताएं एक नारा लगाओ। कोई एक फ्लैग जो है पीटीआई का लहराया गया, कोई हमारा एक खर्चा बता दें कि जो हमने किया। ये सब बातें लोगों को पता नहीं होती। बस एक बीबी मरियम ने एक ट्वीट लगाई, सारे शाह के इतने वफादार हैं कि उन्होंने फिर उसके बाद किसी की कोई बात ही नहीं सुनी। हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए एक ऐसे वाइस चांसलर के कि जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो एक बड़ी, अभी 1 हफ्ता पहले तक जो है उन्होंने मुझे सर्च कमेटी में डाला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मैंने सिलेक्शन करनी थी उनके वाइस चांसलर्स की। 1 हफ्ते बाद वही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जो है, इतनी ऐसे बात लिख रहे हैं कि संगीन सजा दी जाएगी वाइस चांसलर को। ये किस किस्म का माशरा है कि जिसके एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं? तो फिर आप जब खुद जो है वो तहजीब का दामन इख्तियार नहीं किया आपने, तो आप किसी को क्यों फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्हें तहजीब का दामन इख्तियार करना चाहिए? अच्छा सर, इसी से मैं मिलता जुलता सवाल है, आपने सर्च कमेटी का जिक्र किया। सर, आर यू सेटिस्फाइड विद द क्राइटेरिया ऑफ सर्च कमेटी? जैसे वीसी को एक मुंतखब किया जाता है, तो क्या आप उस क्राइटेरिया से इत्तेफाक करते हैं? क्या इसके अंदर कोई अपडेशंस होनी चाहिए? प्लीज इसके ऊपर कुछ बताइएगा। देखिए जी, एक तो देयर इज एन के एक तरफ आप उन्हें सर्च कमेटी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हें एक सिलेक्शन कमेटी बना के बिठाया हुआ है। कोई और क्राइटेरियन बना रहा है, कोई और फाइलें इकट्ठी कर रहा है, उनके सामने फाइलें भर भर के रखी जा रही हैं। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद फिर वो बैठ के इंटरव्यू कर। जो सर्च कमेटी की ट्रू स्पिरिट होती है वो ये होती है कि लेट द वाइज मैन गो आउट एंड सर्च द मोस्ट सुटेबल वाइस चांसलर फॉर द यूनिवर्सिटी इन क्वेश्चन। अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इख्तियार आपने इंतखाब करना है, तो उस सर्च कमेटी को मौका दें कि वो अपने तौर पे बेहतरीन
जो है लोगों को जाके हंट आउट कर, इसको हंटिंग अच्छा कहते हैं, बाकायदा जी तलाश करके लाए कि कौन सा शख्स जो है वो बेहतरीन होगा। अगर एक का नहीं होता तो 4-5 लेकर खुद आए, तो फिर किसी पैनल के सामने बिठाए। ये तरीका है मेरे ख्याल में सही होने का। अभी तक हम जो एक लगा बंदा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अमूमन हम उन लोगों को तरजीह देते हैं कि जिनका एक लॉन्ग रिकॉर्ड है अच्छे एकेडमिक होने का, अच्छे डीन होने का, और एक तरह से देखा जाए तो हम उनको उस सारी सर्विस का, इतने बड़े काम का सिला दे रहे हैं। अब इस सही सीट पे जो बैठता है वो ये समझता है कि मुझे इसको एज ए प्रोफेशनल वाइस चांसलर रन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पेन लेने की जरूरत नहीं है जो एक कंपनी का सीईओ लेता है किसी कंपनी के लिए, जी कि वो पेन मेरा तो ये एक जी सिला है सारी जिंदगी की लाइफ टाइम सर्विस का। तो मैं तो बैठ के एंजॉय करूं, यहाँ से बैठ के जो है ना फैसले सुनाऊं, किसको नवाजना है किसको नहीं नवाजना, और जो है ना मुझे मुश्किल काम मेरे सामने ना लाना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। और मैंने यहाँ से निकल के अपने स्टूडेंट से भी नहीं मिलना क्योंकि वो स्टूडेंट्स तो तंग करते हैं। तो सही ये जब तक हम वो उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, जैसे कोई बड़ी कंपनी अपने सीईओ को तलाश करने के लिए बाकायदा प्रोफेशनल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आपको हम बहुत सारे पैसे देंगे, आपको टाइम देंगे, गो जी एंड हंट the suitable CEO for our company, is the same way we should need to do for government college and for university. अच्छा सर, इसी से आगे बात बढ़ेगी। प्रोफेसर्स की हायरिंग होती है, लेक्चरर्स की हायरिंग होती है, तो उसके ऊपर एक क्राइटेरिया रखा जाता है, ये पेपर्स हैं, ये एजुकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट एक मेजर चीज़ है वो है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी इन अ वे सर कि जो इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं, कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या आपकी रिसर्च का इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, इसके ऊपर नहीं देखा जाता सर हायरिंग के दौरान। और उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि कल को जब आपकी वो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो किताबी नॉलेज होता है रादर देन कि वो प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो वाला नॉलेज हो। तो सर इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए आपकी बात जायज है, वाकई हमें जी रिसर्च एंड इनोवेशन इस तरह की करनी है कि जिससे इंडस्ट्री लिंकेजेस हों, जिससे इनोवेशन हो, जी और जी हम अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा सकें, अपनी सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स बेहतर कर सकें, हमारी गवर्नेंस सिस्टम्स हैं उसकी बेहतरी ला सकें। जी जी और आपने उसको लिंक अप किया हुआ है प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट जी जी पॉलिसी से, कि जब हम इंसेंटिव नहीं दे रहे ये प्रमोशन और अपॉइंटमेंट में तो लोग क्यों करें। वहां तो हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि जैसा तैसा पेपर छापे, बस पेपर अगर छपे हुए हैं तो बाकी सब खैरियत है। हमने जी गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम से एक बड़ी जी ही बेहतर सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अडॉप्ट भी किया है, हमारे सिंडिकेट ने मंजूर भी किया है। हमने एक पूरा रूब्रिक बनाया है कि जिसमें हम अ, पूरे एक प्रोफेसर की मुख्तलिफ एक्टिविटीज जब हम उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं तो हम उनका एक पूरी 150 नंबर की हमने एक वेटेज बनाई है कि अगर आपने प्रोजेक्ट्स ओके लिए हैं तो ये किया है, कम्युनिटी काम किया तो इतने नंबर ये किया। उसमें हम खाली पब्लिकेशंस नहीं देख रहे हैं बल्कि उसमें हम होल रेंज ऑफ अदर एक्टिविटीज दैट दैट इंडिविजुअल हैज डन, और ओके उससे उसके नंबर डिफाइन कर रहे हैं। ओके और इस तरीके से एक जी सर्टन वेटेज देकर आउट ऑफ 100 हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट, ये जो वाइडर फिनोमिनन हमने देखे हैं, जो वाइडर एस्पेक्ट्स देखे हैं, उसमें ज्यादा बेहतर कैंडिडेट। तो ओके हमने गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम से ये करना शुरू कर दिया है, और हम समझते हैं कि कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को कोई नहीं रोक रहा कि वो इस तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस करें कि जिसमें वो वाइडर एवेन्यूज ऑफ अचीवमेंट्स जो हैं वो अपने फैकल्टी के देखें और इस तरीके से फैसले करें कि वो दूसरे एस्पेक्ट, खुसूसन जो टीचिंग क्वालिटी एस्पेक्ट है, जो इनोवेशन एस्पेक्ट है, लिंकेज टू इंडस्ट्री है, लिंकेज टू अदर गुड क्वालिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें प्रमोशन ऑफ गवर्नेंस है, क्लाइमेट
चेंज एक्टिविटीज, क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज हैं, तो ये सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने उस रूब्रिक में ले आएं कि जिसको इस्तेमाल करके हम अपने प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स को अपॉइंट करें। सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, और रिसेंट कोविड इरा के अंदर इसने साबित भी कर दिया है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ना होते तो एवरीथिंग वुड हैव बीन जैम्ड। तो सर इसके ऊपर कुछ बताएंगे, कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स अगर आप ले रहे हो, क्योंकि आप दो बड़ी जामियात के अंदर हैं और दोनों जनरल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जहां पर दूर दूर तक आईटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई ऐसा सिस्टम आए कि जिससे हर बंदा इक्विप हो और वो जब जॉब लेने जाए तो उसके हाथ में सीवी ना हो, बल्कि वो ईमेल या डिफरेंट, जिस तरह बाहर के कंट्रीज में होता है उस तरह के रिज्यूमेस वगैरह एटलीस्ट बना के जाए। देखिए, ये इसमें ये बहुत सा काम होने वाला है, और ये काम सिर्फ आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी है कि जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उसको हम लिंक अप करें अपस्किलिंग से। यानी जब तक स्टूडेंट्स की अपस्किलिंग उनके ग्रेजुएट प्रोग्राम के दौरान नहीं होंगी, उस वक्त तक वो शायद मुमकिन ना हो कि वो अच्छे प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द लेबर फोर्स बन सकें जब वो ग्रेजुएट हों। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के मामलात पे बहुत गौर व फौज किया जाता है कि हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की अपस्किलिंग कराएं। गवर्नमेंट कॉलेज की तफसीलात मुझे ज़्यादा क्योंकि याद हैं, इसलिए मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में अब हमने अपने खुसूसन 8वें सेमेस्टर को के स्टूडेंट्स को या रीसेंट ग्रेजुएट्स को हमने बहुत तवज्जो देनी शुरू की है कि हम जो है अच्छे तरीके से उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा सकें। इसके लिए अगर हम अपनी एकेडमिक करिकुलम जो है उसकी चेंज नहीं ला रहे, उसमें इतनी चेंज नहीं आ रही कि जो मार्केट की नीड्स हैं वो पूरी हों, तो हमने शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। हमने एनेबलर्स एक कंपनी है, उनके साथ मिलकर कुछ कोर्स शुरू कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट एक्शन कोई एक कंपनी है उनके साथ कर रहे हैं, और इस तरीके से हम जॉब करियर इस साल का जो हमारा जॉब करियर होगा वो जॉइंट होगा पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का। इस तरीके से हम एक जगह पे बहुत सारे एम्प्लॉयर इकट्ठे करेंगे, स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, और स्टूडेंट्स खाली सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के ना हों, स्टूडेंट्स अर्लियर सेमेस्टर के भी हों, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि उनके जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या चाहते हैं, जी, मार्केट डिमांड क्या है। हाँ जी, उनकी डिमांड क्या है। तो ये हम कर रहे हैं। देखिए, ये वही बात है कि ये प्रॉब्लम जो है ना ओवर द इयर्स क्रिएट हुए हैं बहुत से, और इसको टाइम लगेगा। हमें बहुत सा मौका मिलना चाहिए ऐसे वाइस चांसलर्स को कि जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, डायनेमिक हैं, पर ताकि इसी सिलसिले में आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है डबल मेजर का जीसी के अंदर, जो कि बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। एक तो सर कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी क्या आप ये डिप्लॉय करेंगे, और दूसरा सर एक इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट कॉलेजेस वगैरह थे वहाँ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, रेवेन्यू भी उनको ठीक ठाक कलेक्ट होता था, स्टूडेंट्स भी ठीक थे, बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम काफी लोग छोड़ गए। मतलब फिगर्स, एक रफ फिगर्स है 4 से 5 लाख छोड़ गए। तो सर डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे यूनिवर्सिटीज को रेवेन्यू भी आएगा और लोगों को एजुकेशन भी मिलेगी। तो सर ये दोनों चीजों के ऊपर जरा थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। देखिए, हाइब्रिड एजुकेशन बहुत अहम है। नहीं, उससे पहले हम एफिलिएटेड कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, इस बात में किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अब इतनी सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं और उनको भी इख्तियार मिला है कि वो एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वो कॉलेजेस को एफिलिएट कर सकें अपने साथ। इससे पहले सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता था। हमारी डिग्री, जो मेरी डिग्री जो मैंने बीए जब यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो मेरी डिग्री जो इशू हुई थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी यूनिवर्सिटीज कायम हुई और उनकी तरफ भी कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस चले गए। तो ये हमारे लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए
कि number of colleges affiliated with Punjab University have come down. अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस हैं, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 1.5 लाख हैं, तो 1,50,000 हैं। तो वो 3 गुना अभी भी हम उन स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में मौजूद हैं। तो अभी भी एक बड़ी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सर्व्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी इन द एफिलिएटेड कॉलेजेस। इसमें ये जो नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी है और हमारे जो पुराने सिस्टम है बीए और एसोसिएट डिग्री, ये एक और डिस्कशन है, किसी और मौके पे मैं उसकी तफसीलात में भी चला जाऊंगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस को नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी की तरफ ले जाएं कि जिसमें वो एसोसिएट डिग्री भी करा सकें, और अगर तो प्राइवेटली बीए करना चाहते हैं तो वो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी उसी तरह जिस तरह पहले हम प्राइवेट कैंडिडेट्स लेते थे उसी तरह हम प्राइवेट कैंडिडेट्स करें। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ा इशू है वो ये कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे कॉलेजेस स्टूडेंट्स एफिलिएटेड थे। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम लोग छोड़ते जा रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर बात है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं तो वहाँ पे भी लोगों का रुझान बढ़ गया है। सर ये जो डिस्टेंस लर्निंग है ये हम कब लेके आ रहे हैं? क्योंकि अगर डिस्टेंस लर्निंग हम डिप्लॉय कर देते हैं तो जो बच्चे जिनको आप फॉर एग्जांपल दाखिला लेने जाते हैं, 1 लाख बच्चा आता है तो उसमें सिर्फ 9 से 10,000 को एडमिशन मिलता है, वो 90,000 प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है। तो सर क्या ख्याल है, अगर डिस्टेंस लर्निंग को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो उससे हमारे ये जो बाकी के 90,000 स्टूडेंट हैं ये भी फायदेमंद हो सकते हैं? बिल्कुल जी, अभी हमने जिम्मेदारी लगाई है पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़े सीनियर प्रोफेसर जो हैं आईटी के, उनकी, कामरान आबिद साहब की, कि वो अच्छे तरीके से देखें इन मामलात को कि किस तरह एक हाइब्रिड सिस्टम जो है वो शुरू किया जाए। HEC ने भी काफ़ी इंकरेजमेंट दी है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, और पंजाब यूनिवर्सिटी एक मॉडल यूनिवर्सिटी थी उसमें शामिल, कि जिसने अच्छे तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम या टोटली वर्चुअल सिस्टम जो है वो शुरू करना है। पहले ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्सेज करा रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें व्हील को री इन्वेंट करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि हर यूनिवर्सिटी की एक जिद्दत होती है, एक अपनी नीश होती है, तो वो जो है इस तरीके से हम जो है चाहेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पोर्टल से, प्लेटफॉर्म से हम एक यूनिक हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करें, और इस तरीके से हम, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत सा काम जो है पिछले वाइस चांसलर ने इनिशिएट किया हुआ था, और अब मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता उसे आगे लेकर चल रहा हूँ। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, हमने न्यू कैंपस के जो स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज न्यू कैंपस के स्टूडेंट, उनसे बात की तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है वहाँ पे, बट सबसे बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट का। तो सर जब ये मेट्रो बन रही थी तो उसमें सुना गया था कि ये राना टाउन तक जाएगी और इट विल बी कनेक्टेड टू द GC एंड अदर हेल्थ यूनिवर्सिटीज एज वेल। तो सर आपकी क्या वज़ीर आला साहब से इस बात के ऊपर कोई बात हुई कि इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो ओल्ड कैंपस है और जो न्यू कैंपस है उसका जो लिंकेज है वो कम हो? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है पंजाब का, उस फोरम पे भी ये बात रेस की थी, और हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा जाएगा। फिर हम अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, हमने उसे टेकअप नहीं किया। अब दोबारा से जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, और बहुत से मामलात में हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो हम ये मामला उनसे फिर रेस करेंगे। जहाँ तक ये हमारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फैसिलिटेट करता हूँ। हमारी 3 नई बसेस अब आने वाली हैं, हीनो की हमने 3 बसेस खरीदी हैं, इसके अलावा 2 मिनी बसेस आनी हैं, एक आ गई है, एक और आनी है, फिर हाईएस आनी है, एम्बुलेंस एक नई आ रही है। तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे बच्चों की आदतें ख़राब हो गई। जब हम स्टूडेंट होते थे हम मीलों जो है पैदल भी चल लेते थे, साइकिल पे भी सफ़र करते थे,
और मैं अभी भी आजकल की दुनिया में भी मैं यहाँ आने से पहले सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उससे पहले लंदन में था। मैं देखता था कि अगर कोई बच्चा इन बड़े शहरों में 1 घंटे के फासले पे रहता हो अपने कैंपस से, तो समझता था कि मैं तो यूनिवर्सिटी के बहुत करीब रहता हूँ। उसके बजाय हमने यहाँ पे यहाँ से इस कैंपस से नए कैंपस का सिर्फ 25 से 30 मिनट का रास्ता है। बाजू का ट्रैफिक में फंसने से देर हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज जो है 25 से 30 मिनट। तो ये 30 मिनट की ट्रैवल से घबराते हैं। वहाँ हम नए कैंपस की नई फैसिलिटीज हैं, माहौल अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो घबराते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा है पिछले साल ज्यादा शिकायतें थी, इस साल कम हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी इन बच्चों को। बहुत अच्छा जी, प्लेजर टॉकिंग टू आसिम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।